हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम सेक्शन 7 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Section 7 talks about facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or a relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose. अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फैक्ट। Facts which are introductory of a relevant fact helps in supplying the missing link. The judges should be provided with some introductory matter to understand the real nature of the transaction. It helps to get the idea of the main facts. फॉर एग्जाम्पल एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब भी हम लोग कोई इंटरव्यू देने या कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहां पे पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। बाद में आप जो भी आपके रेलेवेंट वहां पे जॉब प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, बट पहले आप कौन हो वो बताओ। तो कोर्ट में भी यही चीज होता है। मैटर जानने से पहले सबसे पहले मैटर क्या था उसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ आपको देना होता है कोर्ट में। For example, the question is whether a given document is the will of A. The state of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant fact. मतलब अगर विल से रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है तो सबसे पहले विल बनाने वाला कौन था और उसके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये उसका इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सपोज हम लोग एक्सीडेंट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक्सीडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, मैटर ऑफ फैक्ट है, तो वहां पे एक्सीडेंट सबसे पहले कहाँ पे, कौन से समय पे और किन के बीच एक्सीडेंट हुआ था, किस व्यक्ति के बीच, वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो नेग्लिजेंस है या फिर जो भी हमारे आर्ग्यूमेंटिव स्टेटमेंट है वो वहां पे यूज किया जाएगा। Explanatory fact. Any fact which explains any fact in issue or relevant fact are admissible. For example, A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C, on leaving A's service, says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as fact in issue. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि उसने वो क्यों किया। आज सपोज किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन भी किया हुआ है, तो वायलेशन क्यों किया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि सबसे पहले तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करोगे। अगर तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आई एम नॉट लाइबल टू फुलफिल माई प्रॉमिस ऑल्सो। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्यों ब्रेक किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्यों रिसाइन कर दिया। आज उसने चोरी की तो चोरी क्यों की वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है जो सपोर्टिव है फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से, दैट विल बी एडमिटेड इन द कोर्ट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रिमिनल का। ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ। बी सेज एज ही डिलीवर्स इट, ए सेज you have to hide this. B statement is relevant as explanatory of a fact which is part of the transaction. तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इसको छुपा देना क्योंकि ये चोरी का सामान है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है कि उसको ऑलरेडी पता था कि ये चोरी का सामान है और फर्दर वो क्राइम कंटिन्यू कर रहा है। दैट इज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। Facts which support or rebut an inference. Facts which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or a relevant fact are provable under Section 7 of Bharatiya SAKSHYA Adhiniyam through they are neither relevant as fact in issue nor as relevant facts individually. अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें सपोर्टिव फैक्ट्स की या रिबट उसके ऑपोजिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house is relevant under Section 6 as conduct subsequent to and affected by facts in issue. The fact that at the time when he left home, A had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. The details of the business on which he left are not relevant, except insofar as they are necessary to show that the business was sudden and urgent.
अब देखो सपोज कहीं पे क्राइम सीन हुआ है और वहां पे पुलिस आई, पुलिस को देखते ही एक पर्सन जो है फॉर एग्जांपल बी वहां से भाग गया, तो देखो यहाँ पे वो सपोर्टिव है, कि सपोर्टिव एविडेंस है या फिर फैक्ट है कि पुलिस को देखते ही वो भाग गया। बट अगर वो प्रूव कर सकता है कि वो ये क्राइम सीन को देख के या पुलिस को देख के नहीं भागा है, उसको एक अर्जेंट कॉल आ गया फैमिली से और उसका जाना जरूरी था, तो देखो यहाँ पे वो रिबट कर रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट वो पर्टिकुलर फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से नहीं है। तो आइदर वो सपोर्ट भी कर सकता है या रिबट भी कर सकता है, दैट विल ऑल्सो बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। Facts establishing the identity of anything or person whose identity is relevance। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? टू नो अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन। फैक्ट्स विच शो द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात हो रही है, और पर्सन लिविंग थिंग्स whose identity is relevant is provable under section 7 of BSA। In case of theft, when the stolen property is recovered, the identity of such property is required to be established। अब देखो सेक्शन 7 जो है जुडिशियल एस्पेक्ट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है टीआईपी। हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि टीआईपी क्या है। ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बट अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड आइडेंटिटी अगर वहां पे एसेंस है तो वो भी वहां पे रेलेवेंट हो जाएगा। कई बार पुलिस पूछती है ना काफी मूवीज में भी कि आप बॉडी को आइडेंटिफाई करो, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो देखो उसका पर्पस क्या है कि वो भी एविडेंस में कंसिडर किया जाएगा। अगर वहां पे वो बोल देता है कि हाँ यही ये पर्सन है जिसकी डेथ है या फिर ये वो पर्सन ही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी एडमिसिबल हो जाएगा इन रिलेटेड टू सेक्शन 7। Facts which fix the time or place of fact in issue or relevant fact under section 7 of BSA, facts which are necessary to fix time and place of the occurrence are relevant। The fact of time or place becomes very important when the accused pleads alibi। प्ली ऑफ एलिबी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। To decide whether a person committed murder and the time of murder is not known, the medical opinion is sought to fix the precise time of the death to prove that the accused was present near the deceased at the time of murder। तो यहाँ पे टाइम और प्लेस दोनों यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट और दोनों को एडमिट किया जा सकता है। आज सपोज मर्डर का समय था सुबह के 7 बजे और 7 बजे बी नाम का व्यक्ति वहीं पे मौजूद था, तो देखो ये रेलेवेंट हो जाएगा द टाइम कि 7 बजे अगर उसकी मौत हुई तो तुम वहां पे उसी वक्त उसी जगह पे क्या कर रहे थे। प्ली ऑफ एलिबी मतलब क्या है कि सपोज आज मर्डर अहमदाबाद में हुआ है और वो व्यक्ति प्लीड कर रहा है कि वो अहमदाबाद में नहीं था, उस दिन वो बड़ोड़ा में था, तो यहाँ पे देखो अलग अलग प्लेस में एक ही जगह होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे टाइम और प्लेस भी एसेंस है जो एविडेंस में कंसिडर किया जा सकता है। फैक्टर्स शोइंग रिलेशन, facts showing relationship of parties by whom such facts was transacted are relevant to prove whether a contract was made under undue influence or on free consent। The fact showing that the relationship subsisting between the parties is of such a nature that one of them is in a position to dominate over the will of another is relevant। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज करने या न करने के लिए वहां पे रिलेशंस भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं। रिलेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि क्या वहां पे कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस था या उसने अपने आप से फ्री कंसेंट से उसने वो काम किया था। आज सपोज कोई किसी का एक्सीडेंट कर रहा है या किसी का मर्डर कर रहा है, कोई सपोज 14 साल का या 15 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि इसके पीछे किसी ने उसको इंस्टिगेट तो नहीं किया, किसी ने डरा धमका के उससे वो काम तो नहीं करवाया, तो वहां पे वो रिलेशन भी यहाँ पे एविडेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको एविडेंस में कंसिडर कर लिया जाता है। सिविल में भी हम लोग सेक्शन 15, 16, 17 देख सकते हैं कि वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया या कोअर्शन हो गया, तो वो भी एक फैक्टर है वेदर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट। Identification, objects of identification, identification is the proof in a legal proceeding that a person, document or other thing is that which it is alleged to be। Identification is the evidence of identity।
आइडेंटिफिकेशन टेक्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस बोथ इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। तो आइडेंटिफिकेशन देखो किसी पर्सन का लिविंग डॉक्यूमेंट, नॉन लिविंग और अदर थिंग्स का भी हो सकता है। अदर थिंग्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन दोनों में हो सकता है, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। इन क्रिमिनल केस आइडेंटिफिकेशन वुड सर्व टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड वाज द ऑफेंडर। क्रिमिनल में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है आइडेंटिफिकेशन का, जिसने अपराध किया था उसको आइडेंटिफाई करना वहां पे यूज किया जाता है एविडेंस में। और सिविल केसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट या काफी सारी चीजें सिविल में काफी ब्रॉडली उसका यूज किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन थ्रू टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वेरी इंपॉर्टेंट। टीआईपी भी इसको कहा जाता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मतलब आपको बुला के आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया था, या फिर आप वो विटनेस है या फिर वो वहां पे मौजूद था। One of the methods of establishing the identity of the accused is test identification parade. It is a parade conducted in order to test if a witness is able to identify the accused. Test identification is designated to furnish evidence to corroborate the evidence which the witness concerned tenders before the court. It is the memory necessary to hold a test identification. तो यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में हमेशा खड़ा कौन रहेगा, वहां पे एक्यूज पर्सन को लाइन में खड़ा किया जाता है और वहां पे जो विटनेस है उसको बुलाया जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कि तुम अपने मेमोरी से रिकॉल करके आइडेंटिफाई करो जिस व्यक्ति ने ये ऑफेंस या फिर ये पर्टिकुलर एक्यूजेशन उसके ऊपर है उसको आइडेंटिफाई करो। In Suraj Paul versus State of Haryana, Supreme Court expressed the object of identification parade. The facts, including identification parade, which introduce or explain the facts in issue becomes relevant fact. अब देखो एक मिस्टर बीन का एक एपिसोड है जहां पे वो पर्सन को आइडेंटिफाई तो कर रहा है बट वहां पे वो साउंड से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था बट उसकी आवाज उसने सुन ली थी, उसको वो रिकॉल कर सकता है अगर ऐसे वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर रहा है बाय साउंड। Test identification during investigation. Test identification parades are held by the police during their investigation. They are held for the purpose of enabling the witness to identify the properties which are the subject matter of the offense or to identify the persons who are concerned in the offenses. The identity of the accused should be proved by circumstantial evidence also. अब देखो यहाँ पे विटनेस ने अगर इनमें से कोई भी एक एक्यूज को आइडेंटिफाई कर दिया है वो कंक्लूसिव नहीं रहेगा, उसको हमेशा सपोर्टिंग एविडेंस के साथ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ेगा। If the witness fails to identify the accused in the court, although the accused was identified in the test identification parade, no conviction can be based on the test identification parade. इसका मतलब क्या है कि टीआईपी प्रोसेस जो है वो पुलिस के सामने भी होता है और कोर्ट के सामने भी होगा। बट अगर कोर्ट में वो विटनेस ने मना कर दिया किसी भी एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से या पहचान नहीं पाया तो उसको एविडेंस पे नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एविडेंस इज ऑलवेज टेकन और एडमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट और जज, उसके अलावा नहीं। तो पुलिस के सामने अगर आप कोई भी कन्फेशन करो या एडमिशन करो वो एविडेंस में कंसिडर नहीं किया जाता है। मुशीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, identification test is not substantive evidence. They help the investigation agencies with an assurance that their progress with the investigation into the offense is proceeding on right lines. तो देखो वो substantive evidence नहीं है, procedural है, आप मदद कर रहे हो। It may or the court may or may not presume the evidence. It can only be used in corroboration of the statements in the court. Identification proceedings are in the nature of test and there is no procedure either in BSA or BNSS जो नया CRPC है। The main objective is to check the memory of the witness based upon first impression and enable the prosecution to decide whether this witnesses could be cited as eyewitness of the crime. तो देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, यूनिवर्सल कोई प्रोसीजर नहीं है। वहां पे अगर कोर्ट को लगे कि ये सही तरीका है आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो कर सकता है।
Identification of property. Identification of property is usually the recognition of the property by its owner. The owner is aware of its own articles, and when they see it, they pick them up. मनी कैनॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब देखो यहाँ पे मनी को क्यों मना किया जा रहा है, क्योंकि मनी जो है वो आइडेंटिकल है, सेम टू सेम हर एक के पास मनी होगा, अनलेस एंड अनटिल आपको पूरा का पूरा वो नंबर जो होता है 11 डिजिट्स का अगर वो याद रह जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर उसमें कोई मार्क है तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अदरवाइज मनी कैनॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब देखो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ओनली एंड ओनली द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. क्यों, क्योंकि वो प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई और जस्टिफाई कर सकता है, डिस्क्रिप्शन उसका दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये काफी सारे मोबाइल्स की अलग अलग कंपनीज के मोबाइल्स है. अब इनमें से आपका मोबाइल कौन है वो आप ही इसको बता सकते हैं. तो जो एक्चुअल ओनर है वही आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी को कर सकता है. Identification of the victim's body. In state of West Bengal versus Mir Mohammad Omar, it has been held that where the dead body of the victim was identified by the sister and the nephew of the deceased, it was immaterial that the doctors had varying opinion about the age of the victim and circumcision. तो देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी भी यहाँ पे किया जा सकता है, जो काफी मूवीज में भी बताया जाता है. उसका पर्पस क्या है, ताकि पता चले कि यही पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन की डेथ हो चुकी है, और वो डेथ का आइडेंटिफिकेशन किससे क्लेम कर रहा है, उनके फैमिली मेंबर से, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो यहाँ पे विक्टिम्स के बॉडी का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है. Who can hold identification parade? Any person can conduct a test identification, but magistrates are preferred. तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो पुलिस स्टेशन में भी हो सकता है, बट प्रेफरेंस किसको दिया जा सकता है, कोई भी मैजिस्ट्रेट या जज के सामने आप आइडेंटिफाई करें तो. The magistrate's identification memo is a record of a statement which the identifier expressly or impliedly made before him. तो देखो अगर मैजिस्ट्रेट के सामने आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एडमिट किया जाता है एज एन एविडेंस इन द कोर्ट. In Jamnadas Parashuram versus State of MP, it has been held that when the police has arranged for identification parade to be held by the panchas, the statement made by the victim to the panchas would be outside of section 162 of CRPC, provided police has been kept away from the place of parade and the entire identification is conducted by the panchas themselves. Procedure for identification parade. The test identification parade has to be conducted by the magistrate or an authorized person or court. तो देखो टीआईपी कहाँ पे प्रोसीजर कंडक्ट किया जा सकता है, कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन या कोर्ट के पास. The magistrate has to make sure that at least 10% not of too dissimilar appearance or build or height are paraded with each suspect separately. He has to examine the marks likely to affect identification of the suspect and to arriving at a decision. So, to what marks are so distinctive that they are likely to affect the identification in the case of each suspect. तो देखो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 10 पर्सन्स या 10 डॉक्यूमेंट्स या 10 ऑब्जेक्ट्स को वहां पे रखा जाएगा ताकि वो प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको डिस्टिंग्विश कर सके और उसको वहां पे जस्टिफाई भी कर सके कि ये अगर उसकी प्रॉपर्टी तो वो कैसे, उसका डिस्क्रिप्शन दो, डिटेल्स दो, उसके बिल्स अगर है तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सर्कमस्टेंसेज ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ टीआईपी. कौन कौन से सिचुएशंस में टीआईपी इनवैलिड हो जाता है? If the crimes are committed in darkness and it is crucial to see the accused at the time of offense. अंधेरे के समय था और आपने अगर चेहरा ही नहीं देख पाया हो वो पर्टिकुलर एक्यूज का, तो वहां पे टीआईपी कंडक्ट नहीं किया जाएगा. When the vision of the identifier is not normal, doubts would arise whether the identifier has properly marked the features of the suspect. अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई उसका चेहरा देख ही नहीं पा रहे हो तो वहां पे टीआईपी नहीं कर सकते या फिर इनवैलिड हो जाएगा. द आइडेंटिफायर इज इन स्टेड माइंड, एक्साइटमेंट, फियर और टेरर. यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो अगर उसका माइंड उस वक्त एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वो स्टेड नहीं था, स्टेबल नहीं था या फिर फियर में था, तो वो रिकॉल नहीं कर पाएगा वो मेमोरी को और आइडेंटिफाई प्रॉपरली वो पर्सन को नहीं कर पाएगा, वहां पे टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा.
इफ द विटनेस इज इन ड्रंक कंडीशन, जो विटनेस है वही ड्रंक कंडीशन में, तो वहां पे टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा. इफ द विटनेस सॉ ओनली द बैक साइड ऑफ द एक्यूज एंड डिड नॉट सी द फेस ऑफ और एनी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्यूज, सिर्फ बैक साइड देखने से आप टीआईपी कंडक्ट नहीं कर सकते. हाँ, अगर वहां पे कोई पर्टिकुलर मार्क आइडेंटिफाई हो सकता है, कोई कट्स है, कोई टैटू का निशान है, तो वहां पे आपको अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड. If the culprits or dacoits or terrorists or bombs or ammunition, अब यहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट गैंग है, डेकॉइट्स है, और वहां पे उन्होंने मास्क पहना हुआ है, या कोई भी रीजन से आप उसको देख नहीं पा रहे उसके चेहरे को, तो वहां पे टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा. वेदर द सस्पेक्ट वॉज ऑलरेडी शोन टू द विटनेस बिफोर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, अगर टीआईपी कंडक्ट करने से पहले अगर एक बार विटनेस को सस्पेक्ट दिखाया गया बट उसने डिनाई किया, तो वहां पे टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा. If the precautionary steps such as bringing the accused by covering faces have not been taken by the officer conducting the identification parade, आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करने से पहले अगर ऑफिसर्स ने जितने भी एक्यूज पर्सन थे या जितने भी यहाँ पे परेड में पर्सन को बुलाया जा रहा है उनके फेसेस को कवर नहीं किया, तो इनवैलिड प्रोसीजर वो हो जाता है. इफ नॉट कंडक्टेड बाय द ऑथोराइज पर्सन और कोर्ट, तो प्रॉपर कोर्ट, मैजिस्ट्रेट या पर्सन के सामने टीआईपी कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो वो टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा. इफ द आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड बाय 3 आउट ऑफ 4 एक्यूज, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड किससे किया जा रहा है, एक्यूज पर्सन से ही किया जा रहा है, तो अगेन वो इनवैलिड हो जाएगा. Where there are more offenders and a single eyewitnesses who cannot identify the features of all the offenders within a small span of time. सपोज 10 से ज्यादा एक्यूज्ड है, ठीक है, डेकोइटी हो रहा है या फिर मॉब लिंचिंग हो रहा है, वहां पे एक से ज्यादा ऑफेंडर है, आप हर एक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उतने पीरियड ऑफ टाइम में, तो वहां पे टीआईपी इनवैलिड हो जाएगा. इफ द एक्यूज पर्सन muffled their faces in order to screen their identity by appearances, यहाँ पे चेहरे पे कोई नकाब या मास्क पहने हुए, तो वहां पे अगर आइडेंटिफाई चेहरा नहीं हो सकता तो वो इनवैलिड हो जाएगा. एंड इफ द फोटोग्राफ ऑफ एक्यूज वॉज शोन टू आइडेंटिफाई द विटनेस, अगर कोई फोटोग्राफ से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा रहा है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो वहां पे आपका टीआईपी जो है वो इनवैलिड हो जाएगा. Test identification parade and Article 20 subclause 3 of the Constitution. Very important. Article 20 subclause 3 of the Constitution of India states that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. At time of identification, it may be necessary to expose parts of the body, in which case the question would arise whether a person suspected an offense can be compelled to expose his body. अब देखो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है, जिसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहा जाता है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्यूज पर्सन को बुलाया जा रहा है और अपना चेहरा या बॉडी एक्सपोज करने के लिए बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे विटनेस उसको आइडेंटिफाई कर सके. तो एक तरह से तो वो अपने आप को ही नकाब अपने आप से ही हटा रहा है, ठीक है, अपने आप को ही यहाँ पे दोषी साबित करने के लिए मदद कर रहा है. But in the state of Bombay versus Kathikali, it has been held that exposing part of the body for the purpose of identification does not offend Article 20 subclause 3 of the Constitution of India. इसका मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन को बुलाया जाता है या उसके फेस को या उसके बॉडी को एक्सपोज करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, that will not violate Article 20 subclause 3. एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल फीचर्स से, आइडेंटिफिकेशन बाय स्पीच एंड वॉइस, जैसे कि मैंने वो फोटो में आपको बोला था, उसने अपने आवाज से पहचान सकता था मिस्टर बीन, तो आप वॉइस से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. आइडेंटिफिकेशन बाय फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, हैंडराइटिंग एंड पाम प्रिंट, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो फिल्म्स, स्केचेस एंड फोटो फिट्स, डीएनए एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन बाय स्निफर डॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्निफर डॉग से भी आप आइडेंटिफाई परेड करवा सकते हो. वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, द एविडेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस. देखो ये कंक्लूसिव नहीं है, एंड द कोर्ट मे नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच एविडेंस. द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन अराइजेज व्हेन द एक्यूज्ड आर नॉट नोन. तो यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है.
the court has to be satisfied for the following: that the witnesses had a fair opportunity of seeing the accused in sufficiency of light and proximity of the witness of the offender. तो यहाँ पे विटनेस को इनफ अपॉर्चुनिटी विद प्रॉपर लाइट देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर आइडेंटिफाई वो अक्यूज का कर सके. सेकेंडली, दैट द आइडेंटिफिकेशन परेड वॉज हेल्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ द इंसिडेंट. अब देखो यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड है, तो विटनेस के ऑफेंस के होने के बाद विटनेस को वो टाइम रीजनेबल टाइम में बुला लेना चाहिए ताकि उसके मेमोरी को रिकॉल करके वो आइडेंटिफाई वो पर्टिकुलर एक्यूज को कर सके. यहाँ पे रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए वो कोर्ट ने कहीं पे भी या लॉ में कहीं पे भी उसको जस्टिफाई नहीं किया है. इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो कितना टाइम अलाउ कर सकता है. दैट द विटनेस हैज रिलायबल पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. विटनेस ने अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया हो तो ही उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं. अगर सपोज आज कोई विटनेस अंधा है और वो देख ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बाय शोइंग द फेस ऑफ द ऑफेंडर्स. तो वहां पे उसका ऑब्जर्वेशन पावर प्रॉपर होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन पावर में टच, हियरिंग, सीइंग, स्मेल, ये सारे ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे. दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस दैट ही डिड नॉट द सस्पेक्ट बिफोर इट इज बिलीवेबल. तो यहाँ पे विटनेस यहाँ पे बिलीवेबल होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर वो बिलीव नहीं कर रहा है कि वो पहचान पा रहे किसी को कि नहीं, तो यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इनवैलिड हो जाएगा. दैट द विटनेसेस व्हेन नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सी द एक्यूज्ड आफ्टर देयर अरेस्ट. तो यहाँ पे विटनेस को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, विटनेस को बुलाया नहीं जा रहा है या फिर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है एक्यूज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो इनवैलिड हो जाएगा.